जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम विश्व का एक बेहतरीन सर्वोत्तम एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन ये वास्तविकता में हर चीज़ पर 100% बेहतरीन सिस्टम है या ऐसा नहीं है। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस स्तर पर बैठता है, कहाँ पर बैठता है। साथ ही साथ एक बात और कि जब ये पैंडेमिक हुआ तो क्या फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई या कोई और तरीका अपनाया गया। ऐसे बहुत सारे सवाल मन में आते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं अपनी एजुकेशन सिस्टम की किसी और एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो आज हम फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे। आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर अपना कॉमेंट ज़रूर छोड़िएगा कॉमेंट बॉक्स में और इसको सबके साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए क्या है फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम। नंबर 1, वहां पर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कब आती है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो चाहे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई करते हैं और चाहे एजुकेटर्स हो, टीचर्स जो पढ़ाई कराते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई कराते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा वहाँ पे कोऑपरेशन का बहुत मेथड है। कोऑपरेशन से मतलब कि उसको काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए। जैसे मैंने कुछ लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने की कोशिश करी। क्लास में पढ़ाई करते करते बच्चे का मन हुआ कि मुझे जाकर रेस्ट करना है, तो बच्चा वहाँ से उठता है, टीचर को बताता है और जाकर रेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका कुछ खाने पीने का मन होता है, स्कूल में अवेलेबल है, बच्चे खा पी सकते हैं। ऐसे ही एक इंक्वायरी बेस्ड, एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है और एक बच्ची का मन होता है कि मुझे अभी जाकर थोड़ी देर कुछ वर्क करना है, चाहे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क हो या बहुत सारे के वर्क होते हैं जो स्कूल में ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। वापस उन्होंने टीचर को इन्फॉर्म किया, टीचर ने कहा येस यू कैन गो एंड डू द वर्क, तो बच्ची जाकर वो काम करने लगती है। ऐसे ही इन दोनों केसेस के अंदर तो क्या मतलब बच्चे कभी भी किसी भी वक्त जा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और कि वहां पर जो करिकुलम है वो करिकुलम को स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एकेडमिक ईयर का करिकुलम सेट कर लेते हैं और बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं कि मुझे कब क्या पढ़ाई करनी है। जैसे ही मुझे समझ में आ गया, मेरा आप इवैल्यूएशन ले लीजिए, असेसमेंट ले लीजिए, आई एम रेडी फॉर दैट। इन सारे केसेस के अंदर तो क्या इतनी लिबर्टी है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड करिकुलम नहीं है। देखिए, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लर्नर की भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज, स्कूल और हायर एजुकेशन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताती हूँ कि किस एज तक स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करते हैं और कब वो डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें कॉलेज जाना है या नहीं जाना है ना, और कितने साल का कंपलसरी स्कूल सिस्टम है। तो कॉलेज में अगर हर लेक्चर के बाद एक इवैल्यूएशन होता है कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो लर्नर अगर ये कह दे कि मुझे समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो टीचर के ऊपर भी ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि आपने क्या पढ़ाया, क्योंकि वहां पर टीचिंग सिस्टम में जो भी आ रहे हैं दे आर द बेस्ट। वो पैशन है उनके अंदर, वो डेडिकेटेड हैं, उनके प्रॉपर टेस्ट लिए गए हैं, उन्होंने प्रॉपर तैयारी करी है, तो वहां पर ये सवाल ही नहीं उठता। अब यहां पर इस केस में क्या होगा, तो फीडबैक के बाद हो सकता है कि उस छात्र को समझ में ना आया हो, उनके पास दोबारा पढ़ने की बिल्कुल छूट है, काउंसलिंग है, पर्सनल जाकर डिस्कशन कर सकते हैं और टीचर के पास भी फीडबैक तो मिल गया, वो अपने आप को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे। लेकिन उनके ऊपर ऐसा कोई आक्षेप नहीं है कि आप भाई हो सकता है सामने वाले को उस तरीके से, उस कायदे से समझ में ना आया, उसके पढ़ाई करने का तरीका कोई और हो। तो बहुत सारी लिबर्टी, बहुत सारा कोऑपरेशन, बहुत सारा तरीका फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को प्रोवाइड कराया गया है। अच्छा, जब हम फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर किसी से पूछा गया कि भाई इस स्कूल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, उस स्कूल में थोड़ी सी कम फैसिलिटीज़ हैं, तो आप यहाँ पर फीस ज़्यादा होगी, कैसे आप स्कूल सेलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा फीस का तो कोई सवाल ही नहीं है, पेरेंट्स डोंट हैव टू पे, एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री, है ना। तो स्कूल में फीस ज़्यादा की वजह से फैसिलिटीज़ नहीं है, ये तो स्कूल की मर्जी है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। फ्री मील्स स्कूल में, एक हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी के साथ, अच्छी एक स्टैंडर्ड मील्स के साथ हर एक को हर स्कूल में अवेलेबल हैं। तो फिर पेरेंट्स चॉइस कैसे करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि उस स्कूल में टीचर अच्छे होंगे ऐसा तो सवाल ही नहीं है। अगर स्कूल है तो एजुकेशन बेस्ट ही मिलेगी। आपको चूज करना है कि आप कौन कौन सी फैसिलिटी स्कूल में चाहते हैं, या कितनी दूर आपके काम से है, या बच्चे को कहां पर जाना है, उसका फ्रेंड सर्कल कहां पर जा रहा है, कैसे, ये तो आपस में तय, तीनों स्टेक होल्डर्स मिलकर आपस में तय करते हैं कि उनको कौन सा स्कूल चूज करना है। अच्छा, कुछ स्कूल्स में बियॉन्ड स्कूल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, कुछ स्कूल में बियॉन्ड स्कूल एक्टिविटीज अदर मतलब टाइप की होती है, कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट की एक्टिविटीज हैं, कुछ वोकेशनल टेम्परामेंट की एक्टिविटीज हैं।
तो ये सारी लिबर्टीज़ हैं। अब जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि कम से कम 12 साल बच्चा स्कूल के अंदर रहकर अपनी पढ़ाई करता है और 12 साल के बाद उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ये तय करना होता है कि उसको हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या करनी है क्या नहीं करनी है। वहाँ पर 9 ईयर्स का कंपलसरी या एक स्टैंडर्ड पीरियड है कि उसको एजुकेशन लेनी है और 10th आने से पहले पहले स्टूडेंट्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस प्रकार के करियर में आगे जाना है, प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है या वोकेशनल एजुकेशन लेनी है या किस प्रकार से उनको वापस कंट्रीब्यूट करना है। अगर उनको टीचिंग प्रोफेशन चूज करना है तो फिर उसके लिए एक अलग कायदा स्टार्ट हो जाता है। एक टीचर जो वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि हर टीचर का मैथ्स पढ़ना आवश्यक है वहां पर, क्योंकि उनका यह मानना है कि मैथ्स जीवन में हर जगह काम आता है। एटलीस्ट साइंस वाले टीचर्स के लिए यह चीज हो सकती है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम को और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, तो यहां पर और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद यहां पर हमारे गुरुकुल सिस्टम के ऊपर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। वहां पर भी तो बहुत सारा कोऑपरेशन और लिबर्टी थी कि आपने एक बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद आप चाहें तो क्षत्रिय बन जाएं, आप चाहें तो वेदाचार्य बन जाएं, आप चाहें तो बिजनेस के गुण सीखना स्टार्ट कर दें। आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वहां पर भी स्टूडेंट गुरुकुल के अंदर भी अपना भोजन जाकर अलग अलग जगह से लेकर आते थे और बहुत सारे फिजिकल श्रम का काम लगातार करा करते थे। अब ये प्रश्न भी मन में उठ रहा है ना कि जब पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला और सब जगह लॉकडाउन हो गया और हमारे देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो फिनलैंड के बच्चों ने कैसे पढ़ाई करी और फिनलैंड के टीचर्स ने कैसे पढ़ाई कराई। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के लिए तो वो हर वक्त तैयार हैं। माने कि रेगुलर सिस्टम पर भी बहुत सारी काउंसलिंग, कोई ऐसा टाइम लिमिट टाइम पीरियड नहीं है ना, जब बच्चे को अपने टाइम के हिसाब से पढ़ना है तो वो भी अवेलेबिलिटी है, राइट। और बियॉन्ड स्कूल एक्टिविटीज़, क्योंकि वहाँ पर जो एक नंबर ऑफ आवर्स हैं, मतलब जब तक बच्चा छोटा अर्ली चाइल्डहुड केयर में होता है तो नॉट मोर देन 20 आवर्स अ वीक बच्चा पढ़ाई करता है और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स्ड 5 आवर्स एवरी डे 6 डेज इन अ वीक ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज वो नहीं है। तो ऑनलाइन के अंदर जब पैंडेमिक फैला तो देखिए वहाँ के बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, लेकिन क्योंकि फिनलैंड एक बहुत छोटा सा देश है तो उन्होंने अपने आप को कंटेन कर लिया और बहुत ही तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करते हुए, अपना मेडिकल सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बहुत जल्दी वो लोग अपने रेगुलर सिस्टम पर रिवर्ट बैक हो गए और उन्होंने अपनी सारी चीज़ें रेगुलर करनी स्टार्ट कर दी। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम ने ना, देखिए फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम की कुछ चीज़ें तो यूं ही हमारे पढ़ाई के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आ गई। जैसे भाई आपका पढ़ते पढ़ते खाने का मन है तो आप खाना खा लीजिए, कौन रोक रहे हैं। ऑनलाइन में तो कभी भी आपका पढ़ते पढ़ते आराम करने का मन है, आप टांगे फैला लीजिए, है ना, आपको कोई रोक ही नहीं रहा है पढ़ाई करने के लिए। आपका पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ने का मन है तो आपने कैमरा ऑफ किया और आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये तो सारी लाइटर साइड पर चीज़ें हुई, पर ये सारी चीज़ें करने के बाद जब टेस्ट होगा ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो आपको टेस्ट देना है और टेस्ट में हाई मार्क्स स्कोर करने हैं, तभी आपकी एकेडमिक एबिलिटी के क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे, अदरवाइज एकेडमिक एबिलिटी नहीं है। तो वहां पर कोई स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं होते, माने सबको हाफ ईयरली देना है नहीं, सबको फाइनल एग्जाम्स देने हैं नहीं। मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था, आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं इसको, कि जब स्टूडेंट को लगता है कि आई एम रेडी टू गिव एन इवैल्यूएशन और असेसमेंट फॉर दिस, स्टूडेंट खुद जाकर बता देते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वो जाकर अपना इवैल्यूएशन देते हैं, दे क्वालिफाई एंड दे मूव अहेड। वापस बोल रही हूँ कि इट इज नोन एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सो सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर डिसाइड करना है। तो क्या डिसिप्लिन को हटा दें, क्या ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं होगा, क्या हम बच्चों के साथ कुछ अक्वायर नहीं करने देंगे, इतने सालों में वो क्या सीख कर जाएंगे। मैंने सदगुरु की एक बात सुनी और उन्होंने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ह्यूमन बीइंग है ना, चाहे फिजिकल चीज़ें हों, मतलब फिजिकल वेल्थ हो या हमारी डिग्रीज हों या क्वालिफिकेशन हो, हम बहुत एक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं। और जैसे जैसे हम चीज़ें एक्यूमुलेट करते हैं ना, हम उस एक्यूमुलेट के साथ अपने आप को लेबल करने लगते हैं। तो द आइडिया इज कि ये इंटेलेक्ट नहीं है, ना ही ये इंटेलिजेंस है, ये केवल एकेडमिक एबिलिटी है। इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस इसके बियॉन्ड आता है, जैसे इमोशनल क्वेश्चन कितना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कितनी है, आप क्या कैसे कैसे, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम, रियल लाइफ सोल्यूशंस आप क्या कर पा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों का डेवलप होना ही
एक इंटेलिजेंस को या इंटेलेक्ट को दर्शाता है। तो देखिए, आज अपने वीडियो के अंदर हमने फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझा, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझा, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से काफ़ी सारी नई चीज़ें इसके अंदर जुड़ रही हैं या उन्हीं चीज़ों को एक बेहतर ढंग से करा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करी कि फाइनली एकेडमिक सिस्टम से निकलने के बाद क्या कॉम्पिटेंस एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन या अपने भविष्य के अंदर एक बहुत बेहतरीन ढंग से अपने आप को जी पाए। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनको डालें, है ना, और फिर उसके बाद इसको सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।